नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनरूफ स्टडी में। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपना पहला बैच पॉलिटी फाउंडेशन बैच। दोस्तों, चाहे आप बिहार दरोगा, दिल्ली पुलिस, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, अदर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, यह बैच आपके लिए परफेक्ट फाउंडेशन बैच है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पॉलिटी को बिल्कुल डिटेल में आसान भाषा में पढ़ाऊंगा। मेरी गारंटी है कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करेंगे, पॉलिटी से बाहर एक भी सवाल आपके एग्जाम में नहीं आएगा। इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा और पढ़ाई के बाद इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक से मिल जाएगा। साथ ही मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अलग अलग एग्जाम के लगवाऊंगा, ताकि आपको यह समझ आ सके कि किस तरह का सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर पॉलिटी का। संविधान आखिर होता क्या है? दोस्तों, जब भी हम संविधान की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है आखिर संविधान है क्या। संविधान असल में किसी भी देश का रूल बुक होता है, यानी यह वह लिखित दस्तावेज है जिसमें यह तय होता है कि देश कैसे चलेगा, सरकार की शक्तियाँ क्या होगी, जनता के अधिकार क्या होंगे और नागरिकों के कर्तव्य क्या होंगे। तो दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। संविधान देश को चलाने के लिए जो नियम और कानून बनाए जाते हैं, उन सभी नियमों के समूह को या दस्तावेज को संविधान कहते हैं। किसी भी देश का संविधान उस देश की जनता की आशाओं एवं आकांक्षाओं का सार होता है। इसे देश की सर्वोच्च विधि कानून माना जाता है। संविधान का संधि विच्छेद होता है सम प्लस विधान, यानी कि समान है सभी के लिए कानून। सम मतलब समान, विधान मतलब कानून। समान है सभी के लिए कानून। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद आगे देखते हैं भारतीय संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारतीय संविधान अचानक नहीं बना, यह कई ऐतिहासिक अधिनियमों, एक्ट्स और अनुभवों पर आधारित है। अंग्रेजों ने धीरे धीरे शासन चलाने के लिए कई कानून बनाए और इन्हीं से हमारे संविधान की नींव पड़ी। तो सबसे पहले कंपनी का शासन आता है 1773 से 1858 तक, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया था ये भारत पे। और उसके बाद 1858 से 1947 तक, जिसमें ब्रिटिश क्राउन का शासन था, यानी कि ब्रिटिश महारानी जो थी उनके हाथों में ये भारत का शासन चला गया था। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये कंपनी का शासन 1773 से स्टार्ट करेंगे और ये 1853 तक ये कंपनी का शासन है। तो पहले इन्हीं को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट की पृष्ठभूमि। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्लासी तथा बक्सर के युद्ध के जीतने के बाद जो कंपनी पहले एक व्यापारिक संस्था थी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थी, बाद में यह कंपनी व्यापारिक संस्था न रहकर एक राजनीतिक संस्था यानी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो गई। इसका फायदा एकमात्र ईस्ट इंडिया कंपनी को ही नहीं बल्कि ब्रिटिश गवर्नर को भी हो रहा था, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नर ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का एक अधिकार दिया था। यह एक अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मुफ्त में नहीं मिली थी। असल में इस एक अधिकार के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार को 4 लाख पाउंड दे रही थी। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश जो सरकार थी उसको कितना रुपया दे रहे थे। ये 4 लाख पाउंड वार्षिक दे रही थी। ये सवाल बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको कृपया ध्यान करके याद कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। लेकिन 1768 के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वित्तीय हालत यानी फाइनेंशियल जो स्थिति थी काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का दिवालिया निकल रहा था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी बैंक करप्ट हो चुकी थी तथा उसने ब्रिटिश सरकार को पैसा देने बंद कर दिया था। ब्रिटिश सरकार को लगा चलो पैसा आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा, लेकिन 1768 के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फाइनेंशियल हालत दिन प्रतिदिन खराब हो रही थी और वह दिन भी आ गया जब ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार को पैसा देने के बजाय ब्रिटिश सरकार को 1 लाख पाउंड कर्ज पर देने की सिफारिश कर दे। यानी कि जो ये ब्रिटिश सरकार थी ये चाहती थी कि भारत में जो ये कंपनियां हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भारत से धन दौलत लूट करके और इसमें से कुछ हिस्सा हमें भी दे। लेकिन यहाँ पे तो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये घाटे में चली गई और ये ब्रिटिश सरकार से ही 1 लाख पाउंड का कर्ज की सिफारिश कर दी। इसके बाद देखते हैं आगे क्या हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट
ईस्ट इंडिया कंपनी को डूबने नहीं देना चाहती थी, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस से पुनर्जीवित करने का यानी कि रिवाइव करने का फैसला लिया। इसके लिए उन्होंने पहली बार एक अधिनियम का सहारा लिया। अधिनियम लाने पर सरल सा मुख्य उद्देश्य था ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण तथा नज़र रख सके। इस रेगुलेटिंग एक्ट के कारण ही ब्रिटिश गवर्नमेंट को ब्रिटिश कंपनी पर नियंत्रण रखने का सुनहरा अवसर मिल गया। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। कंपनी की दिवालिया होने के कगार पर पहुंचने का प्रमुख कारण प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक, यानी कि ये जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसमें जो सैनिकों ने ये युद्ध किया था, इसमें जो खर्चा हुए थे, इसका एक प्रमुख ये कारण था। और ये 1769 से 1770 इसमें बंगाल में भयंकर सूखा पड़ने का एक ये भी कारण था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज कर्मचारियों का खूब असीमित रिश्वत का भ्रष्टाचार, यानी कि इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कर्मचारियाँ था, ये काफ़ी घूस लेते थे, ये भी एक प्रमुख कारण था। बंगाल में भयंकर सूखा पड़ना, यानी कि वहाँ पे कोई खेती बाड़ी नहीं होगा, तो वहाँ पे कैसे लगान वसूल किया जाएगा, यह भी एक प्रमुख कारण था। इसके बाद देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की विशेषताएं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया था। इसके द्वारा कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। तो चलिए इसके बाद आगे देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की विशेषताएं। इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया तथा बॉम्बे प्रेसिडेंसी व मद्रास प्रेसिडेंसी व गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की रिपोर्ट करना पड़ता था। यानी कि जो मद्रास गवर्नर था और बम्बई गवर्नर था, ये दोनों रिपोर्ट करता किसको? बंगाल के गवर्नर जनरल को। जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और ये दोनों मद्रास और बम्बई का जो गवर्नर था, ये दोनों रिपोर्ट करता अपना पेपर बंगाल को गवर्नर को। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की विशेषताएं। इस एक्ट कानून के द्वारा कंपनी के संचालकों की संख्या 24 निश्चित की गई। यह भी व्यवस्था की गई कि 1/4 संचालकों प्रति वर्ष अवकाश ग्रहण करेंगे और उसके स्थान पर नए सदस्यों के निश्चित होंगे। बंगाल के लिए गवर्नर जनरल की व्यवस्था की गई। उसके कार्यों की सहायता करने के लिए 4 सदस्यों की समिति काउंसिल का निर्माण किया गया। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। तो चलिए चित्र से समझते हैं। ये जो मद्रास के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर थे, ये बंगाल के गवर्नर जनरल को अपना रिपोर्ट सबमिट करते थे और ये बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे अपना मनमर्जी नहीं कर सकते थे, इसीलिए इसके 4 सदस्यों की समिति गठन की गई थी, जो इसके अनुमति से ही कोई भी बिल पास हो सकता है। और ये अपना रिपोर्ट किसे सबमिट करते थे? और ये जो अपना रिपोर्ट सबमिट करते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये जो 24 सदस्यों की जो संचालक कंपनी की जो 24 सदस्यों की जो ये निश्चित की गई थी, इसे अपना रिपोर्ट सबमिट करते थे। चलिए इसके आगे देखते हैं। 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जो ब्रिटिश भारत में सबसे ऊंची न्यायालय था। इसके निर्णय के विरुद्ध अपील इंग्लैंड में होती थी। सर एलिजा एम्प इस न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों को भेंट उपहार लेने का निषेध कर दिया गया। कर्मचारियों के वेतन बढ़ा दिए गए। अब कंपनी को भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक हो गया। 1781 का संशोधन अधिनियम, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र की सीमाएं बता दी गई। इसने गवर्नर जनरल और काउंसिल को उनकी आधिकारिक क्षमता में किए गए कार्यों के लिए सुप्रीम कोर्ट को अधिकार क्षेत्र से छूट दे दी। दीवानी मामलों में सिविल केस और लगान वसूली के उत्पादन होने वाले मामलों को उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया। इसमें प्रावधान किया गया कि उच्चतम न्यायालय का कलकत्ता के सभी निवासियों पर अधिकार क्षेत्र होगा और न्यायालय को प्रतिवादियों के व्यक्तिगत कानून के अनुसार सुनवाई करनी होगी।
गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र की सीमाएं बता दी गई, अर्थात हिंदुओं पर हिंदू कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा और मुस्लिमों पर मुस्लिम कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा। प्रांतीय न्यायालय प्रोविजनल कोर्ट की अपीलें गवर्नर जनरल की परिषद गवर्नर जनरल इन काउंसिल में जा सकती थी, न कि उच्च न्यायालय में। पिट्स इंडिया एक्ट 1774 सन 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट्स के समय संसद के एक एक्ट पारित किया गया, इसलिए इसे पिट्स इंडिया एक्ट भी कहा जाता है। यानी पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय थे विलियम पिट्स, उन्होंने ये इसको पास किया था, इसलिए इसे नाम पड़ गया पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक मामलों को पृथक कर दिया गया, यानी कि ये जो व्यापारिक मामले थे इसे अलग और राजनीतिक मामले इसे अलग बांट दिया गया। ये जो व्यापारिक मामले थे इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 24 मेंबर थे और ये जो राजनीतिक मामले थे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर इसमें 6 मेंबर थे। इसके बाद देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 गवर्नर जनरल के काउंसिल के सदस्यों की संख्या 4 से घटकर 3 कर दी गई। गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल को आज्ञा दी गई कि बिना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की आज्ञा के किसी शक्ति की युद्ध या शांति न करे जब तक कि वह कार्य अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक न हो। ईस्ट इंडिया कंपनी के आधिपत्य क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ब्रिटिश सरकार को भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों और प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। इसके बाद आगे देखते हैं। यह एक कंपनी का शासन का आधार स्तंभ बना रहा। इसके द्वारा कंपनी का शासन संबंधी कार्य ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ गया और भारत से कमाई हुई दौलत कुछ ही जेबों में न जाकर इंग्लैंड के राष्ट्रीय बजट का अंग बन गई। भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारी के गैर कानूनी कार्यों पर मुकदमा चलाने हेतु इंग्लैंड के कोर्टों की व्यवस्था की गई। इसके बाद देखेंगे चार्टर एक्ट 1833। इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। इसके माध्यम से भारतीय प्रशासन तथा वित्त का केंद्रीयकरण कर दिया गया तथा बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और उसे सभी नागरिक और सैन्य शक्ति प्रदान की। लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। यानी कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया था। ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक को नियुक्त किया गया था। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। बम्बई और मद्रास के गवर्नर ने अपनी विधायी शक्ति खो दिया। भारत के गवर्नर जनरल के पास संपूर्ण ब्रिटिश भारत में विधायी शक्ति थी। गवर्नर जनरल की सरकार को भारत सरकार कहा गया और परिषद भारत परिषद को इंडियन काउंसिल यानी भारत परिषद को इंडियन काउंसिल कहा गया। सभी भारतीय कानून को संहिताबद्ध करने के लिए भारतीय विधि आयोग 1834 की स्थापना की गई। प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवाओं के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्य और रोजगार को हासिल करने के वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर एक्ट में यह अंतिम चार्टर एक्ट था। यह एक्ट भारतीय द्वारा कंपनी के प्रतिक्रियावादी शासन की समाप्ति की मांग व लॉर्ड डलहौजी द्वारा कंपनी के शासन के सुधार हेतु प्रस्तुत रिपोर्ट के संदर्भ में प्रेरित किया गया था। इस एक्ट के माध्यम से कार्यपालिका और विधायिका संबंधित शक्तियों का पृथकीकरण किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 से घटकर 18 कर दी गई, जिसमें से 6 लोगों को ब्रिटिश क्राउन द्वारा नामित किया जाना था। चार्टर एक्ट 1853 सिविल सेवाओं के चयन और भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत की गई। प्रसंविदा सिविल सेवा कोवेनेंट सिविल सर्विस भारतीय के लिए भी खोल दी गई। वर्ष 1854 में भारतीय सिविल सेवा के लिए मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। ये जो लॉर्ड मैकाले थे, भारत में फर्स्ट मेरिट बेस्ड मॉडर्न सिविल सर्विस की शुरुआत लॉर्ड मैकाले कमीशन 1854 की सिफारिश से हुई थी और सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 में फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द इंडियन सिविल सर्विस
यानी कि फर्स्ट बार इंडियन सिविल सर्विस ज्वाइन किए थे ये सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। चलिए, जो है मैंने अभी पढ़ाया आप लोगों को, क्या सच में इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या भी नहीं, इसके लिए मैंने आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लग कर रखा है। इसे ये देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी सीपीओ में, ये जो क्वेश्चन है इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको किस तरह से तैयारी करना है। अगर आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर बुक खरीद के रख लीजिएगा और उसे अटैम्प्ट लगाते रहिएगा, जिससे पता चले आपको कि हाँ किस तरह के ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जो हम पढ़ रहे हैं अभी इसमें, जो अभी हम पढ़ रहे हैं इसमें, वो सच में क्वेश्चन पूछा जाता है या भी नहीं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो आगे चलिए देखते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वप्रथम किस शहर में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है मद्रास, असम, कलकत्ता, नई दिल्ली। ये देखिए क्वेश्चन एसएससी सीपीओ में पूछा गया है, इसका ऑप्शन होगा कलकत्ता। चलिए दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था? ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन होगा 1833, ऑप्शन नंबर डी 1833 चार्टर एक्ट के तहत। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। संशोधन अधिनियम 1781 ईस्वी ने कौन सा प्रमुख सुधार लागू किया था? ऑप्शन नंबर ए भारतीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर की नियुक्ति, ऑप्शन नंबर सी गवर्नर जनरल और काउंसिल के निर्माण में सुधार, ऑप्शन नंबर डी कंपनी के वित्तीय प्रबंधन में सुधार। ऑप्शन नंबर ए होगा भारतीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में सुधार। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को सर्वप्रथम ब्रिटिश आधिपत्य कहा गया था? ऑप्शन नंबर ए निपटान अधिनियम 1781, ऑप्शन नंबर बी ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन नंबर सी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन नंबर डी चार्टर एक्ट 1786। इसका ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर बी ईस्ट इंडिया एक्ट 1784। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के मध्य विशिष्ट ईस्ट इंडिया अधिनियम, ऑप्शन नंबर ए होगा 1818, ऑप्शन नंबर बी 1792, ऑप्शन नंबर सी 1784 और ऑप्शन नंबर डी 1802। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा 1784। चलिए आगे देखते हैं। ईस्ट इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर ए निर्देशकों की अदालत, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर बी नियंत्रक बोर्ड, ऑप्शन नंबर सी राजस्व बोर्ड, ऑप्शन नंबर डी अस्थायी परिषद। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा नियंत्रक बोर्ड। चलिए दोस्तों इसके बाद आगे देखते हैं। चार्टर एक्ट 1853 के तहत भारतीय प्रशासन में क्या महत्वपूर्ण बदलाव हुआ था? ऑप्शन नंबर ए भारतीय उच्च न्यायालय की शुरुआत, भारतीय उच्च न्यायालय की स्थापना, ऑप्शन नंबर बी सिविल सेवाओं में भारतीय की नियुक्ति की शुरुआत, ऑप्शन नंबर सी कंपनी की व्यापार में वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी गवर्नर जनरल की शक्ति में वृद्धि। दोस्तों अभी तक हम आपसे एक बार भी नहीं बोले हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन लास्ट में आकर आपसे एक अनुरोध कर रहे हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। अगले टाइम से हम इससे अच्छा वीडियो बनाकर लाएंगे, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा सिविल सेवाओं में भारतीयों की नियुक्ति की शुरुआत। अब आगे चलते हैं। स्वतंत्रता पूर्व भारत का पहला विधि आयोग किसकी अध्यक्षता में स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए एम.सी. सेतलावाड, ऑप्शन नंबर बी ए.पी. शाह, ऑप्शन नंबर सी एलिजा इम्पे, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड मैकाले। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। थैंक यू।